स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसवी सक्सेस क्लासेस में। इसके पहले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट आपका नंबर सिस्टम जो है उसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया है जहाँ तक मुझे पता है, और मैंने पढ़ाया भी उतने ही मन से है। और अब जो है वो हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका पॉलिनोमियल्स है, और इस चैप्टर में भी आपको बहुत कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। इसीलिए आइए चलिए बिना टाइम लॉस किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस चैप्टर के हर एक बेसिक पॉइंट से और इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर से आपका परिचय कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अनजान आदमी से जब मिलते हैं तो आप उसके बारे में जानने के लिए ईगर रहते हैं, आपको नहीं पता रहता है कि वो कौन है। ठीक उसी तरह से जब एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर को भी स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, नहीं तो नहीं बन पाते हैं। तो आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअली है क्या। तो देखिए, जब कभी भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। एक आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा और एक आपको वेरिएबल टर्म मिलेगा। ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म क्या होता है भाई? तो कांस्टेंट टर्म वो टर्म्स होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स्ड होता है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू वाले जितने भी आपको टर्म मिलेंगे, फिक्स्ड वैल्यू वाले जितने भी टर्म मिलेंगे आपको, यू ई होगा, वो सारे के सारे आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल क्या कहेंगे? तो वेरिएबल उनको बोलते हैं जिनका वैल्यू फिक्स्ड ना हो। ठीक है ना। वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल 3x हो गया, 4x हो गया, या फिर x हो गया, ये सब जो है ये आपके वेरिएबल्स हो गए। आपके कांस्टेंट में क्या जाएंगे? जैसे कि मैंने 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, ये सब कांस्टेंट हो गए। क्यों इनको कांस्टेंट बोलते हैं? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो इसका वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं 2 से 1.9 इसको नहीं कर सकता हूँ और 2 से 2.1 नहीं कर सकता हूँ। ये एग्जैक्ट 2 है। ठीक है ना। तो ये हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू दिखाते हैं, ये हमेशा एग्जैक्ट वैल्यूज बताते हैं। वेरिएबल में क्या होता है कि अगर इस x के जगह पे मैं कोई भी अगर आपका नंबर ले लूँ तो वो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू चेंज कर देगा, इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये 3 × 2 हो जाएगा, 6 हो गया। अगर यहाँ पर x का वैल्यू मैंने 4 रख दिया तो 4 3 जा 12 हो गया। ये देखिए, इक्वेशन में x का वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन क्या होता है, उसका वैल्यू चेंज होते जा रहा है। तो चेंज होने के कारण इसका नाम पड़ गया वेरिएबल, और फिक्स्ड होने के कारण इसका नाम पड़ गया कांस्टेंट। ठीक है ना। तो ये टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आइए इसके आगे बताता हूँ। देखिए, आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा आपको, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा एक पार्टिकुलर फॉर्म में होता है। ठीक है ना। वो फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्म ध्यान से देखिएगा, वो फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्म होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीपल में ही होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीपल में ही होता है। आप कोई भी दुनिया का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठा के देख लीजिएगा, उसके हर टर्म जो होते हैं वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के मल्टीपल में ही आपको मिलेंगे। आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे हो जाता है। अब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के मल्टीपल में तो होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल होता है उसका पावर हमेशा आपका रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है। मतलब कि आपको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानना है कहीं पर, तो आप कैसे पहचानिएगा? तो अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। ठीक है ना। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था आपका 3x का एग्जांपल लिया था मैंने। चलिए इस टर्म को उठाते हैं।
ये क्या है आपका, ये 3 इंटू एक्स, 3x है ना, 3x को मैंने इस तरह से लिख दिया, 3x को 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, ये 3x को जब मैंने एक्सपेंड किया तो ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का पावर होल नंबर में आ गया। अच्छा ये x लिखा हुआ है तो x अपने आप में क्या है, 1 है। कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होती है, तो ये x भी अपने आप में क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका यहाँ पर 1 पावर है। तो 1 क्या है, 1 को आप 1/1 नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर आपको मिल गया। तो ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानने। ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का इसी पे बनेगा, ठीक है ना। और आगे देख, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का भी यूज़ पड़ेगा एक्सरसाइज में। देखिए जब कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप किसी भी साइन के साथ ऑपरेट कीजिए, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न करिए, किसके साथ, तो किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो रिजल्ट में हमेशा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। याद रखिएगा, ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी तैयार हो गया, ठीक है ना। एक और चीज़ सीखिए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किसी भी साइन के साथ ऑपरेट किया जाए, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, किसी भी साइन के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ अगर ऑपरेट करा दिया जाए तो हमको हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। तो ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी आप रट लीजिए। इस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बताता हूँ मैं इसके। अब चलिए, जब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे पहचानेंगे, तो अब थोड़ा सा आप पॉलिनोमियल के बारे में सीख लीजिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इस पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। देखिए पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे आसान तरीका, ठीक है ना, पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन किसी वेरिएबल के साथ हो, ठीक है ना, और इस वेरिएबल की पावर जो है वो अगर आपकी होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, आपकी होल नंबर हो, तो ये इस सीक्वेंस में आपको जहां पर भी इस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप समझ जाइएगा कि वो है पॉलिनोमियल। उसका क्या नाम है, पॉलिनोमियल। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने क्या देखा था कि उसकी थी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। तो ये याद रखिएगा, पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानने का तरीका है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने होल नंबर हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। अगर मैंने 0 लिख दिया तो 0 को 0/1 आप लिख सकते हैं, 1 लिख दिया तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे p/q के फॉर्म में आ गए हैं। तो इसका मतलब कि सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स जो हैं वो आपके होल नंबर्स हों। इसको लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं इसको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है ये आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन किया था कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। ये बात भी समझ लीजिए कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जितने पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ये क्या होता है पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैं और डिटेल में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या, आप ये जान लीजिए, ये पॉलिनोमियल का क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल के साथ किसी भी साइन के साथ ऑपरेट करें, आप किसी भी साइन के साथ जो आपका मन करे, तो ये हमेशा आपको पॉलिनोमियल ही देता है। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए कि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल का किसी कांस्टेंट के साथ किसी भी साइन के साथ अगर ऑपरेशन कीजिएगा तब भी आपको हर केस में पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो इसके आगे अब मैं बताता हूं इसके आगे की कहानी। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ये एक टर्म है जो टर्म आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे जाने से पहले आप ये बताइए कि पॉलिनोमियल तो आप समझते हैं ना, 8th क्लास में आपको आपके टीचर ने बहुत ही डिटेल में बताया होगा। ठीक है ना, तो मैं इसीलिए पॉलिनोमियल बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आपने पिछले क्लासेस में 8th क्लासेस में 3 टर्म सुने होंगे, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स में मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है ना, ये 3 टर्म्स आपने पिछले क्लासेस में 8th क्लास में सुना होगा कि पोलिनोमियल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इन 3 तरह का नाम क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। शॉर्ट में आप इतना ही जान लीजिए कि मोनोमियल क्या होता है कि वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको डिफाइन किया जाता है मोनोमियल को, वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो वो कहलाता है मोनोमियल। ठीक है ना, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which has only one term, only वो नहीं लिख देता हूँ मैं, one term, उसको कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, उसको कहते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, उसको बोलते हैं आपको ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं लिख दूं x², या फिर लिख दूं अगर 2x, या फिर लिख दूं मैं सिर्फ x, ये सब क्या है? ये सब आपके मोनोमियल है, क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, इसमें भी सिर्फ एक ही टर्म है, इसमें भी सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मोनोमियल हो गए। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि 2x + 3, ठीक है, या फिर अगर मैं लिख दूं कि 2x² + 3x, ये भी आपका बाइनोमियल है। ठीक है ना। इसी तरह से ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा? 3 टर्म्स हो, जिसमें जैसे कि सपोज कर लीजिए अगर मैं लिख दूं 2x² + 3x + 3, इसमें 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि 3x³ + 5x + 3, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। अगर मैं लिख दूं कि 5x³ + 3x² + 2x, ये भी आपका क्या है? ट्राइनोमियल है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल जो है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल अपने आप में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। देखिए सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, तो सारे के सारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हों वो पॉलिनोमियल हो। अभी मैंने लिखवाया भी था। और पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। इतना समझ में आया? तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ा डीपली समझते हैं। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? वैसे तो आप किसी भी पॉलिनोमियल के अगर
हर टर्म्स को अगर आप जोड़ दीजिए तो वो अपना बेसिक पॉलिनोमियल बना देता है। जैसे कि हमको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि हमेशा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टर्म्स लेते हैं, मैंने ले लिया सपोज कर लीजिए 5x³ प्लस, या प्लस हटाइए, अलग अलग टर्म्स पहले लेता हूँ। एक ले लिया मैंने 2x⁴ और एक मैंने ले लिया -2x²। ठीक है, मैंने ये 3 टर्म्स ले ली। तो ये तीनों अब भी आपस में अलग अलग एक एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अलग अलग एक एक पॉलिनोमियल है। इन पॉलिनोमियल्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूँ, इन पॉलिनोमियल्स को अगर मैं आपस में जोड़, अभी ये जितने भी आप पॉलिनोमियल हैं ये सब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर में है। कैसे? तो ये देखिए, ये कांस्टेंट है इसमें, इनटू ये वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर होल नंबर है। तो बताइए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर में ये है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी तरह ये सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं इसको लिख दूँ, जोड़ दूँ 5x³ प्लस 2x⁴ माइनस 2x² यहाँ पर ये -2x² को भी मैंने ऐड ही किया है। चलिए आपके लिए थोड़ा डीपली बता दूं मैं, प्लस -2x²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमको मिल जाएगा 5x³ प्लस 2x⁴ प्लस माइनस -2x²। तो देखिए हमने सारे के सारे को जोड़ा ही है, सबको जोड़ा ही है, और जोड़ने के बाद भी हमको क्या मिल गया? पॉलिनोमियल मिल गया। आ रहा है समझ में? अब आइए कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं, ये क्या आता है। देखिए कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल समझना बहुत आसान है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया गया, जैसे कि 2x लिख दिया गया, या फिर 4x² लिख दिया गया, या फिर x लिख दिया गया, या फिर zy लिख दिया गया, इस तरह से करके अगर कुछ भी आपका पॉलिनोमियल लिख दिया गया, ठीक है ना, और इन पॉलिनोमियल का आपसे कोफिशिएंट पूछ दिया गया, ठीक है, या फिर कोई एक्सप्रेशन ही लिख दिया गया, उस एक्सप्रेशन में आपसे उनका कोफिशिएंट पूछ दिया गया। तो कोफिशिएंट जनरली कुछ भी नहीं, बस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। मतलब जो भी उसका न्यूमेरिक वैल्यू है वही उसका क्या है? कोफिशिएंट है। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा? कोई भी मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उसके पास वो खुद अपने आप में 1 है। मतलब ये x है तो x को 1 टाइम हम x लिखेंगे, 2 टाइम 2x लिखेंगे, 3 टाइम 3x लिखेंगे। तो ये x अपने आप में कितना टाइम्स है? 1 टाइम। मतलब इस x के पास न्यूमेरिक वैल्यू कितना है? 1 है। तो x का न्यूमेरिक वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया कि z का कोफिशिएंट, तो आप बोल दीजिएगा कि 1, y का कोफिशिएंट तो बोल दीजिएगा 1। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जैसे कि x प्लस 2y या फिर x प्लस 2x, x प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, इसमें आपसे पूछा कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो 1। इस x का फर्स्ट x, ये है आपका फर्स्ट x, कह देगा आपका फर्स्ट x का कोफिशिएंट बताइए। या फिर किसी किसी इक्वेशन में यहाँ पर 2 टर्म्स दे देते हैं, एक x दे देगा और एक y दे देगा, इस तरह से दे देगा। तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि y का जो वैल्यू होता है वो 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट आपका 2 होगा। जनरली ये याद कर लीजिए, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। लिख लीजिए इसको, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ polynomial, the numeric value of polynomial is called the coefficient of that polynomial, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। आइए अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल सेम पॉलिनोमियल की जैसे नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक उसी तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है कि किसी भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या हो जाए? आपकी
होल नंबर हो जाए उसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो जिन भी पोलिनोमियल की पावर जो है वो आपको कोई भी होल नंबर हो वो कहलाता है आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसमें एक स्पेशल केस आता है कि आप बोलिएगा होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो क्या हम किसी वेरिएबल की पावर जीरो रख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल जीरो रख सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग नाम हो जाता है। जब जीरो, हम होल नंबर जीरो है तो जीरो जब रखते हैं तो उसका एक अलग नाम हो जाता है, उसको बोलते हैं हम जीरो पोलिनोमियल। उसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है कि किसी भी नंबर का या फिर किसी भी वेरिएबल का, इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जो रिजल्ट बहुत जगह यूज़ होता है, उसको थोड़ा देखिएगा कि जब हम किसी भी नंबर का या फिर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर ज़ीरो रख देते हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर हम ज़ीरो रख देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाता है 1। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, अगर मैंने लिख दिया x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 मतलब ये क्या हो गया आपका, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर 0 है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल कैसे? इसके पास कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है भाई। x अपने आप में कितना था? x है, एक x है, तो एक x मतलब 1 है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, ये है वेरिएबल, और इस वेरिएबल की पावर क्या है? 0। 0 क्या है? होल नंबर। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर हम जानते हैं कि पोलिनोमियल कहलाता है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। लेकिन इस पोलिनोमियल की पावर 0 होने के कारण इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। सिर्फ पावर 0 होने के कारण हो जाता है ये जीरो पोलिनोमियल। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि जब कभी भी हम जीरो पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो। सपोज के लिए मैंने 2 की पावर 0 रख दी, ठीक है ना, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाता है? आपका 1 ही आ जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा जीरो पोलिनोमियल के, किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 रख देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं समराइज करता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको, यहाँ पर भी मैंने वही रिजल्ट्स लिखे हैं, बस आपके ध्यान में आने के लिए मैंने ये रिजल्ट्स लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पोलिनोमियल एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। सारे रियल नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाते हैं 0 को छोड़ के। क्यों 0 को छोड़ के? क्योंकि अगर 0 को किसी भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा? कोई 0 आएगा, ठीक है ना। इसीलिए 0 को छोड़ के आप किसी भी रियल नंबर को कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ऑल रियल नंबर्स हैव फिक्स्ड वैल्यू, ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया भी है कि सारे रियल नंबर मतलब जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं सबका वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट में अभी तुरंत डिस्कस किया कि इन कांस्टेंट पोलिनोमियल, किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल में वी ऑलवेज हैव टू पुट द पावर ऑफ ए कांस्टेंट एज 0। हमें किसी भी कांस्टेंट का पावर आपको 0 रखना पड़ेगा, टू पावर ऑफ ए कांस्टेंट एज 0, देन ओनली इट विल बी जीरो पोलिनोमियल। तभी सिर्फ वो जीरो पोलिनोमियल बन पाएगा, मतलब जीरो पोलिनोमियल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी कांस्टेंट का पावर जो है वो हमको 0 रखना पड़ेगा, तभी जीरो पोलिनोमियल बन पाएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया भी था। और ये अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे वेरीफाई होता है, ठीक है। चलिए अब आइए देख लेते हैं कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसको हम अपने क्वेश्चंस पर किस तरह से अप्लाई करेंगे। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसको सॉल्व करके आपका एक डाउट क्लियर करूँगा मैं। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप कंसीडर कीजिए कि ये जो कुछ एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं कि नहीं हैं, ये आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो कंसीडर करिए। चलिए, तो कंसीडर कैसे करेंगे? देखिए, हम क्या जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? तो जब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर आपकी रेशनल नंबर हो जाए, जब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर हो जाए तो वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या सीखा है कि जब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर क्या हो जाए? होल नंबर हो जाए, तो वो कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल। हमने यही चीज़ सीखा है, ठीक है। तो देखिए हम कंसीडर कैसे करते हैं।
बहुत मज़ा आएगा जब हम अप्लाई करेंगे जो भी हमने सीखा है। तो देखिएगा कैसे होता है। ये देखिए, ये x है, तो x में कांस्टेंट क्या है, 1 है, क्योंकि x अपने आप में 1 है। तो 1 कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, और इसकी पावर होल नंबर, मतलब x की पावर कितनी है भाई, ये 1 है, x अपने आप में कितना है, 1 है। 2x रहता तो x स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। और यहाँ पर x की क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी 1 है, इसलिए वो कांस्टेंट 1 हो गया। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है ये, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि अगर 1/a है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर -1। अगर 1/a टू द पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर -3। मैंने पिछले एक्सरसाइज में मैंने ये सारे रूल्स आपको पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के डिस्कस किए थे। तो उस बेसिस पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -1, और ये भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के फॉर्म में लिखा सकता है, 1 इंटू एक्स टू द पावर -1। तो ये देखिए फॉर्मूला, ये इस फॉर्म में लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बताया था कि अगर कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा है, √x लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्ड में इसके 2 छिपा होता है, ठीक है ना। तो 2 छिपा होता है तो 2 बन जाता है आपका डिनोमिनेटर, और इस x के पास जितना भी पावर रहता है वो पावर बन जाता है न्यूमरेटर। मैंने ये बताया था आपको पिछले क्लास में पिछले एक्सरसाइज को जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने ये सारे लॉज आपको बताए थे। तो उसी लॉ का यूज़ करके यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पर x का पावर 1/2 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसके अनुसार। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की ही पावर आपको कहलाती है, ठीक है ना। तो देखिए अब तो आप कहिएगा कि यहाँ पर 3 में तो सिर्फ और सिर्फ 3 कांस्टेंट ही है, इसमें तो वेरिएबल है नहीं। तो नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें वेरिएबल भी छिपा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसका तो आप बता दीजिएगा कि इसमें क्या है, 1 है, 1 इंटू कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर है, रेशनल नंबर है, और प्लस है यहाँ पर 3 है, तो 3 तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं। तो अभी मैंने जो आपको बताया ज़ीरो पॉलिनोमियल जो पढ़ाया था उसका यूज़ होता है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम x की पावर 0 कर दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का जब 3 से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 3 मिलेगा। तो देखिए ये भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर में आ गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। तो याद रखिएगा कोई भी अगर कांस्टेंट लिखा है तो वो कांस्टेंट भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि उसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना। आइए अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ y टू द पावर 1/3। कैसे, तो मैंने बताया कि जो भी सर्ड में रहता है वो चला जाता है डिनोमिनेटर में, तो इसके सर्ड में 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 चला गया, और जो भी अंदर नंबर होता है उसका जितना भी पावर होता है वो चला जाता है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर y² या y³ तो है नहीं, यहाँ पर y सिर्फ लिखा है, तो अकेला y लिखा है, तो इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 मैंने लिख दिया। और यहाँ पर ये क्या है, प्लस y टू द स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के पावर होल नंबर में है। कांस्टेंट क्या है इसके पास, 1 इंटू वेरिएबल क्या है, 1/3, y टू द पावर 1/3, प्लस ये भी क्या है, 1 इंटू y टू द पावर 2, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये मैंने आपको पहचानना सिखा दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कुछ कंट्राडिक्शन है, वो कंट्राडिक्शन भी आप देख लीजिए, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे नंबर्स होंगे तो उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, वो देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। अभी इसके पहले जो हमने एग्जांपल्स देखे वो हमने ये कंसीडर करने के लिए देखे थे कि क्या वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस यही कंसीडर करने के लिए हम देखे थे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे हो सकता है, तो जब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर हो जाए। और आपको पता है कि रेशनल नंबर माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर x का पावर जब माइनस बनाया था तब भी इसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर किया था। अब हम क्या देखने वाले हैं, तो अब हम ये देखने वाले हैं वही तीनों क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वही तीनों क्वेश्चन जो कि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिए थे, वही तीनों क्वेश्चन हम अब पॉलिनोमियल के बेसिस पे कंसीडर करेंगे कि क्या इन्हीं क्वेश्चंस को पॉलिनोमियल कहा जा सकता है, बस यही कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल।
पॉलिनोमियल को हम कैसे कंसीडर करते हैं कि जब किसी भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर के फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है तब ही वो सिर्फ पॉलिनोमियल कहलाती है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इस x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, मतलब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ना भाई। मैंने अभी तुरंत बताया कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर के फॉर्म में हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाती है। और ये जो है ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में, तो ये होगी वेरिएबल। प्लस 1/x इसमें साथ में जुटा हुआ है, तो 1/x को कैसे लिखेंगे, x टू द पावर -1 लिखेंगे ना, x टू द पावर -1। और x टू द पावर -1 का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर यहाँ पर -1 आ गई ना। तो ये तो फिर पॉलिनोमियल नहीं हुआ, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन के बारे में कहा जाएगा कि बताइए कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तब तो आप बोलिएगा कि भाई पॉलिनोमियल नहीं है। यही फाइंड आउट करना था, यही मेरे को बताना था। ठीक है ना, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था कि जब यहाँ पर x की पावर -1 आई थी तब भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। क्यों था, क्योंकि रेशनल नंबर माइनस वाले भी होते हैं, रेशनल नंबर प्लस वाले भी होते हैं। ठीक है ना। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है, पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो इसके पास होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाया। इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 + 3 लिख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। तो कांस्टेंट इसके पास 1 है, इंटू वेरिएबल की पावर क्या है 1/2, और 1/2 क्या है, एक होल नंबर है नहीं, एक रेशनल नंबर है। तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। भले क्यों ना ये जो 3 है ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ नहीं रहा होगा आपको। एक लास्ट इसको देख लेते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो गया, y का स्क्वायर। इसको जब आप इलेबोरेट कीजिएगा कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा y का कांस्टेंट कितना है, y के पास 1 है, और यही 1 इसका कोफिशिएंट भी है, जो मैंने अभी कोफिशिएंट आपको बताया था बनाने के लिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल क्या है, y है, और इसकी पावर कितनी है 1/3 है। ठीक है ना। तो ये बताइए, ये तो पावर 1/3 आ गया, तो ये तो आपका होल नंबर है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। भले क्यों ना यहाँ पर जब आप प्लस करके y का पावर 2 है, तो इसको आप 1 इंटू वाई टू द पावर 2 लिख सकते हैं, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है, बट ये नहीं है, तो इसलिए पूरा का पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये पहचानना है आपको, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं इतना डीपली समझा रहा हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको 10th में भी काम करेगा। यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। तो मैंने टर्म्स के बेसिस पे तो आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है कि टर्म्स के बेसिस पे 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और इन तीनों के बारे में भी मैंने बता दिया है। मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, 1 टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। ठीक है ना। तो ये टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मोनोमियल में हो जाता है, जैसे कि 2x मैंने लिख दिया, तो ये क्या है, मोनोमियल है, इसमें 1 टर्म है। x लिख दिया, ये भी इसमें क्या है, 1 टर्म है। अगर -3y लिख दिया तो ये भी क्या है, इसमें 1 टर्म है, तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में उसी तरह से दो टर्म होगा, 2x² + 2x ऐसे हो गया, या फिर 3x + 3 हो गया, इस तरह से हो गए, ये हो गए आपके बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में इसी तरह से 3 टर्म होंगे, जैसे कि 2x³ + 2x² + 2x, या फिर बहुत सारे कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी जो मन करे, 2x² + 3x + 4, इस तरह कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये मैं बता भी चुका हूँ, फिर दोबारा बता दिया। अब देखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही पावर आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। इसको लिख लीजिए, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is called the degree of polynomial, degree of polynomial, ठीक है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पर यही इक्वेशन, इसी इक्वेशन को उठा के लिखता हूँ, क्या है 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x, यही लिखा है मैंने। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मैंने यहाँ पर वेरिएबल मेंशन नहीं ना किया है, उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कर देता हूँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मतलब वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट पावर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होगी, वही पावर जो है वो उस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन में 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है ना। जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है, इसके पास हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसके पास हाईएस्ट पावर 2 है और इसके पास हाईएस्ट पावर 3 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है। तो ये जो पावर 3 है यही इस पूरे इक्वेशन का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इस इक्वेशन की जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो कितनी है, 3 है। 3 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इज द degree of polynomial, 3 is the degree of polynomial of equation या expression या algebraic expression, कुछ भी कह सकते हैं, जो मन करे, कुछ भी गलत नहीं है। एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, algebraic एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x। आया समझ में। कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा हो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही पावर उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या है 2x² प्लस 2x, तो इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें आइए, इसमें क्या है 3x प्लस 3 है, तो इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 0 है। आप ये मत समझिए कि इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास भी वेरिएबल है, मैंने अभी तुरंत बताया था। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × x की पावर 0 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसके पास जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 0 है, और इसके पास वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो 1 जो है वो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गई। आया बात समझ में। चलिए अब समझ में आया तो कुछ और समझाता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी तुरंत मैंने आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बता दिया कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री आप कैसे निकालिएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि उनके डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ठीक है ना, अगर पोलिनोमियल इन x हो, पोलिनोमियल इन x कहने का मतलब कि अगर मैं कोई भी पोलिनोमियल लिखता हूँ जैसे कि 2x² प्लस 2x प्लस 3x², इस तरह से करके प्लस 5, इस तरह करके मैं अगर कोई भी आपको पोलिनोमियल लिखता हूँ तो उस पोलिनोमियल में x को छोड़कर दूसरा मैं कुछ भी यूज़ ना करूँ, दैट इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ x।
अगर मैं यही इक्वेशन y के साथ बना दूँ तो इसको मैं बोलूँगा पोलिनोमियल ऑफ y, पोलिनोमियल ऑफ y, ठीक है ना। अगर यही इक्वेशन मैं z के साथ बना दूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ पोलिनोमियल ऑफ z। अब कोई डाउट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई एक इक्वेशन बनाता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता हूँ पोलिनोमियल ऑफ x के साथ, मतलब x के साथ कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता हूँ जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, तो पोलिनोमियल की डिग्री मैंने अभी तुरंत आपको निकालना सिखा दिया कि किसी भी पोलिनोमियल की आप डिग्री कैसे निकालिएगा, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वहीं उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल ऑफ x विथ डिग्री 1, अगर ऐसा हो तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं, ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। किसी भी पोलिनोमियल मतलब कोई भी एक पोलिनोमियल अगर मैंने x का ले लिया तो उसकी जो डिग्री है, डिग्री अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी पोलिनोमियल मैं x का ले लूँ और उसकी अगर डिग्री जो है वो अगर 2 हो जाए, उस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए, कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसको बोलते हैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। इसी तरह से अगर किसी भी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल अगर x का है और इसकी अगर डिग्री 3 हो जाए तो ये कहलाता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। आपके किताब में यही तक है क्यूबिक पोलिनोमियल तक, बट मैं आपको एक आगे तक बता देता हूँ। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाए, डिग्री कितनी हो जाए? 4 हो जाए। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 4 हो जाए तो वो कहलाती है आपकी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहलाती है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत कम ही लोग बताते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपके बुक में नहीं है तो अक्सर हाँ टीचर जो बुक में रहता है बस उतना ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। बट ये आप ये जान जाइए कि पोलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 4 होगी तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपने 3 चीज़ समझ लिया, टर्म्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, और टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ लिया। डिग्री के बेसिस पे समझ लिया लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रहा हूँ और उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों को रखकर, और आपको बताना है कि किसकी डिग्री कौन होगी और वो पोलिनोमियल किस कैटेगरी में जाएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है ना। देखिएगा अब आइए यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं। अगर आपको कहीं पर भी समझाने में, समझने में अगर कहीं पर भी आपको डाउट रह गया है या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिया है और इसको हम आपको टर्म्स, डिग्री और पॉलिनोमियल्स के बेसिस पर बिल्कुल एक एक उसका यूनिट जो है वो अलग अलग करके समझा देते हैं। अगर आपका इसके पहले जितना भी समझाया है उसमें अगर कुछ भी आपका नहीं समझ में आया है या क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपका हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए टर्म्स के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है, एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्म्स के बेसिस पे इन सबको बांट दीजिए। इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। इसमें कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। एक टर्म है, मोनोमियल हो गया। इसमें भी एक टर्म है तो ये भी मोनोमियल हो गया। इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है ना। इसमें एक टर्म है तो ये फिर से मोनोमियल हो गया। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। इसमें भी 3 टर्म है तो ये भी आपका ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। ये भी आपका क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया।
अब भाई डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री मैंने बताया कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन में द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है ना, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो चलिए इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 1 है। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर फिर से 1 है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, आप कहिएगा कि इसमें वेरिएबल कहाँ है, लेकिन मैंने आपको बता चुका है कि इसमें क्या है, x टू द पावर 0 है। और आपको बताया था मैंने कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, उसका वैल्यू हो जाता है 1, और 1 की जब आप 5 से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 ही। तो इसीलिए ये यहाँ पर वेरिएबल गायब हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल की यहाँ पर पावर कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, आपको 2 है, तो ये क्या हो गया, इसकी हाईएस्ट, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब चलिए पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। आप बताइए कि वैसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है उनको कौन से पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है फिर से लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब बताइए जिसकी डिग्री 0 हो उसको कौन से पॉलिनोमियल कहेंगे, चलिए टाइम ले लीजिए मेरे से। अब बताइए यहाँ पर तो आके आप फंस गए होंगे कि भाई 0 तो हमको बताया नहीं गया कि 0 जो है वो कौन सी पॉलिनोमियल है। तो आपको बता दूं कि ये 0 वाली किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कंसीडर नहीं की जाती है, नॉट कम्स अंडर पॉलिनोमियल, नॉट कम्स अंडर, अंडर क्या, पॉलिनोमियल, नॉट कम्स अंडर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको कोई भी पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं करेंगे। इसको जो है वो 1 वाले टर्म को लीनियर कहते हैं, 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये भी 2 वाला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और 3 जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तो मेरे ख्याल से आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, अब कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए कि टर्म के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे और पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे इनको क्या क्या कहेंगे और कैसे पहचानेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद दूसरा समझाते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम जानने जा रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है कि उन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसा कोई भी हम पॉलिनोमियल लेते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, और बहुत सारा लेते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने में एक टर्म आपका कांस्टेंट रहता ही रहता है, तो एक हमको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। चलिए कोई भी टर्म लेते हैं जिसकी जो लीनियर पॉलिनोमियल हो, मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। चलिए हम 2x ले लेते हैं, +3 ले लेते हैं, +1/2x ले लेते हैं, प्लस कितना ले लें, 8 ले लेते हैं, ठीक है ना, +3x ले लेते हैं। इन 3x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो 1 से ऊपर नहीं लेना है, 1 से नीचे ले सकते हैं। आप यहाँ पर कहिएगा कि आप इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल की पावर 0 है, तो कम ले सकते हैं, इसमें भी वेरिएबल की पावर 0 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि हम पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 ले सकते हैं या 1 से कम ले सकते हैं, 1 से अधिक नहीं ले सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा भी अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा तो आप घर पे लिख के ट्राई कर लीजिएगा, आंसर आपका वही आएगा जो मैं अभी निकाल के आपको बताऊँगा। तो इसमें क्या करते हैं कि सबको जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो आपको पता है कि ये एक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये भी एक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है और ये भी एक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली के हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़ लीजिए, ये 2x है और 2x और 3x हो जाएगा 5x, और 5x और ये 1/2x, तो 5 होल 1/2x
प्लस 8 और 3 हो गया आपका 11, तो ये हो गया 11, ठीक है ना। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11/2x प्लस 11, इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंक्लूज़न क्या निकाला, यहाँ पर हमारा कंक्लूज़न ये निकला कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम कितना ही टर्म्स ले लें, लेकिन वो पॉलिनोमियल वास्तव में कितने टर्म्स का निकल के आता है, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स का। हमने यहाँ पर 50 टर्म्स ले लिए थे, लेकिन टर्म्स क्या लिए थे भाई, एक्स फैमिली का ही तो है, तो एक्स वाले तो एक में जुट ही जाएंगे, तो एक जैसे फैमिली वाले एक में जुट जाते हैं, तो टोटल तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको टोटल कितने टर्म्स मिल रहे हैं, 2 टर्म्स मिल रहे हैं। यही हमारा कंक्लूजन है कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल हैं, तो ओनली 2 टर्म्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स पॉसिबल, ओनली 2 टर्म्स पॉसिबल, ठीक है ना, ओनली 2 टर्म्स पॉसिबल, ये हमारा रिजल्ट निकला। चलिए इसी तरह से मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं हम, उसमें कितने टर्म्स पॉसिबल हैं। मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, इंक खत्म हो गया सर। हाँ तो देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल की 2 होती है क्वाड्रेटिक में, मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। तो इसमें कोई ऐसा हमको पॉलिनोमियल लेना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो। जैसे कि सपोज कर लीजिए अगर मैं ले लेता हूँ 2x² प्लस 3x, उससे कम ले सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट जो लेना है वो हमको डिग्री 2 ही लेना है, प्लस 5 प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 8, इस तरह करके मैं अगर कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप इससे ज़्यादा भी लेके ट्राई कर लीजिएगा, मैं इतना ही लेके आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x² फैमिली का है, तो x² फैमिली के साथ जुड़ जाएगा, तो 2x² और 3x² मिलके हो जाएंगे 5x², ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये x फैमिली का है और ये भी x फैमिली का है, तो दोनों आपस में कैलकुलेट होके दे देंगे 10x, ठीक है ना। अब ये देखिए वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे आपको ये देखने में कितना हो टर्म लग रहे हों, लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितने टर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 टर्म्स में। तो यहाँ से भी हमने एक कंक्लूजन निकाला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनमें मैक्सिमम कितने टर्म्स पॉसिबल होते हैं, तो ओनली 3 टर्म्स, इसको लिख लीजिए, ओनली 3 टर्म्स पॉसिबल, ठीक है ना, ओनली 3 टर्म्स पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह से क्यूबिक का भी देख लिया जाए, या फिर चलिए देख लेते हैं उसके बाद ही कंक्लूजन बताएंगे। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हम देख लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। तो चलिए हमको हाईएस्ट डिग्री क्यूबिक में कितना लेना है, 3 लेना है। तो चलिए हम लिख लिए x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। चलिए और भी ले लेते हैं हम 2x³, ठीक है ना, 2x³। इतना मैंने एक बोर्ड पूरा भर के जो है वो मैंने टर्म्स ले लिए हैं आपको, किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कौन कौन टर्म्स ले सकते हैं, तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 3 हो, या फिर 3 से कम आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 से अधिक नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चलिए जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर क्या है, x का क्यूब है, ये क्यूब फैमिली का है, दूसरा कोई है क्यूब फैमिली का, ये है क्यूब फैमिली का, इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं। तो वहाँ पर 2 क्यूब है, वहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 3x³ हो जाएगा, ठीक है ना। अब x² फैमिली का देख लेते हैं कितने लोग हैं, तो ये एक x² का है, ये एक x² का है, और तो कोई दिख नहीं रहा है, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 3x²। अब x फैमिली के देख लेते हैं कितने लोग हैं, एक ये x फैमिली का है और एक ये है,
तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 6x, कांस्टेंट फैमिली का ये है और कांस्टेंट फैमिली का ये है, दोनों मिलकर हो जाएंगे 10, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं। तो इस इक्वेशन में आपको मिलेंगे 4 टर्म्स। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने पॉसिबल हैं, तो 4। तो ओनली 4 टर्म्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। कितने टर्म्स पॉसिबल हैं, तो 4 टर्म्स पॉसिबल है आपके किस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अच्छा, यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या। हम देख रहे हैं कि जितना भी इसका डिग्री है, सपोज कर लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री 3, या फिर 2 डिग्री का देखा था हमने, और फिर 1 डिग्री का देखा था, इन्हीं को देखा था अभी तुरंत हमने। तो हमने क्या रिजल्ट पाया कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी उसमें 2 टर्म्स पॉसिबल थे, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी उसके 3 टर्म्स पॉसिबल थे, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 थी उसके 4 टर्म्स पॉसिबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल हैं, 4 पॉसिबल है। तो इन्हीं बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल हैं, तो सबसे पहले आप उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट कर लीजिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लीजिए, जो कि हाईएस्ट पावर होती है। तो हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल होंगे उस पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। एग्जाम में थोड़ा इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तो चलिए हम इंग्लिश में भी आपको लिखवा देते हैं, ठीक है ना, कि कोई ये ना कहे कि सर ने इंग्लिश में नहीं बताया। ये देख लीजिए इंग्लिश में, इफ n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। n मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसको मैंने n कहा है। इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर लिखना ज़्यादा सही रहेगा। इफ n इज द हाईएस्ट डिग्री, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। वैसे हाईएस्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री को ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने कह दिया, जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इफ़ n इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, अगर n जो है वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, तब इन दैट पॉलिनोमियल, तब उस पॉलिनोमियल में n+1 कैन बी द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट पॉलिनोमियल। तो n+1 क्या होगा, आपका उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद एक ऐसा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ऐसा फॉर्मूला क्या, ऐसा वो है जिसमें जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, और आप देखिएगा कि उसमें कितना चीज़ छुपा है। मतलब एनसीईआरटी कम शब्दों में पता नहीं क्या क्या कह जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी जो है ना वो सही में भगवत गीता है, मैं तो मान चुका हूँ, क्योंकि उसमें इतने कम शब्दों में इतना कुछ उसने बोल दिया है। अभी जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको, आप देखिएगा उसको, इतने कम शब्दों में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कि अगर बच्चे के पास दिमाग ना हो तो वो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा मैं लिखूंगा तो ये इंट्रो वीडियो की आखिरी चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और ध्यान से समझिएगा कि कितना गागर में सागर समेटने का काम करता है एनसीईआरटी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है कि ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो कि मैंने बताया था वन वेरिएबल का मतलब कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया गया है तो वो अगर एक्स का बनाया गया है तो किसी में सब में एक्स ही रहे, किसी में दूसरा कोई वेरिएबल यूज़ ना हो। अगर कोई पॉलिनोमियल वाई का बनाया गया है तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल में वाई का ही यूज़ किया गया हो, कोई दूसरे वेरिएबल का यूज़ ना किया गया हो। तो ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि कोई एक ही वेरिएबल से वो पॉलिनोमियल बनाया गया हो, ये माना है उसको एक्स, ठीक है ना, ऑफ डिग्री n। जैसे कि अभी तुरंत मैंने जस्ट इसके पहले बताया था, n डिग्री का मतलब कि उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को ही उसका डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो कह रहा है कि उस वेरिएबल की जो डिग्री है वो n है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है उस पोलिनोमियल की वो क्या है, n है। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ये, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ये, मतलब कि जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है। अब देखिए कि इस फॉर्म में वो कितना कुछ कह दिया है, जो कि आम अगर आपको इसके पहले का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप इसको समझ ही नहीं पाइएगा कि वो क्या कह दिया। लेकिन देखिएगा हमने पहले पढ़ चुका है तो ये फार्मूला हमको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इसी तरह से करते करते कहाँ तक, तो an(x टू द पावर n तक, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया है, वेयर a0 a1 a2 टिल an आर कांस्टेंट, ये 0 से लेके और an तक जो है वो कांस्टेंट वैल्यू रखा है, एंड an इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये an को 0 नहीं बता रहा है, मतलब कि जो an हम यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर देखिए ये जो an है इसको 0 नहीं बता रहा है। क्यों 0 नहीं बता रहा है, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर 0 से हम किसी की भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, अगर हम x टू द पावर 4 की भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमको 0 मिल जाएगा, तो इसीलिए 0 को रखने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। अब बताइए कि कहाँ से कहाँ तक ये पूरा का पूरा 1 घंटा के आसपास हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। तो स्टार्टिंग का देखिए कॉन्सेप्ट और लास्ट का कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बस इतने छोटे से लाइन में इसने कह दिया है। क्या कहा है मैं और डीपली समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर के फॉर्म में ये सब है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, जो कि हमने अभी समझा है, वो कितनी होती है, वो आपको पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर बता दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने पॉसिबल होंगे, तो जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री होगी उस डिग्री से एक अधिक, माने n अगर है तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ जो है वो सिर्फ इस 2 से 3 लाइन के अंदर बता दिया है। बताइए अब इसको आप क्या कहिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी अगर पढ़ना हो तो बहुत ही कंसंट्रेशन, बहुत ही ध्यान के साथ पढ़िएगा। उसमें अगर एक टर्म, एक वर्ड भी लिखा है ना, तो उसे एक वर्ड का सेंस बहुत कुछ है। जिस तरह आजकल हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं तो उनके शब्दों का अर्थ निकाला जाने लगता है कि वो अगर पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ कह दिए, या फिर गलवान घाटी के रिलेटेड, या फिर चाइना से रिलेटेड कुछ अगर कह दिए, तो उस एक शब्द, एक इनडायरेक्ट शब्द के पीछे ना जाने कितने डायरेक्ट शब्द छिपे रहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से हमारे एनसीईआरटी महाशय भी हैं, ये भी अगर कुछ एक शब्द कह देते हैं तो उनके एक शब्द के पीछे ना जाने कितने शब्द छिपे हुए रहते हैं। तो ये भी मोदी जी से कम नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ कि बढ़िया से पढ़िए और सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से, इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।